हेलो स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपको फिर पार्ट 2 में फ्रेंच रेवोल्यूशन में पार्ट 1 वीडियो मैंने आपको दिया था। सो नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो टॉपिक हमारा है, आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग कैसे होती है। फर्स्ट वाले में कुछ जानकारी हमने लिया था। आज इस वीडियो में मैं आपको पुनः अगेन टीच करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, वी हैव नो अर्लियर देयर आर 3 काइंड्स ऑफ स्टेट्स। 3 तरह के समाज जो है फ्रांस का, वो 3 तरह के स्टेट्स में बटा हुआ था। फर्स्ट स्टेट जिसमें कि प्राइस्ट होते थे, सेकंड स्टेट जिसमें कि नोबल होते थे, एंड थर्ड स्टेट जिसमें कि बाकी बचे हुए लोग होते थे। फ्रांस में जितने लोग थे, जैसे ट्रेडर हो गए, बिजनेसमैन हो गए, पीजेंट हो गए, फार्मर हो गए, लेबर हो गए, या जितने भी लोग थे वो बचे हुए थे। देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये भी पढ़ा था कि फ्रांस लंबे समय से वार में अपने आप को इंक्लूड किया हुआ था, वार में अपने आप को सम्मिलित किया हुआ था। इस रीजन से भी और अनेक प्रकार के जो खर्चे उसके थे, जैसे कि डेकोरेशन ऑफ द पैलेस, पैलेस का डेकोरेशन करना, आर्मी का खर्चा देना, या गवर्नमेंट ऑफिसेज जो थी उसका खर्चा देना। इस तरह से देयर आर ए लॉट ऑफ स्पेंडिंग्स बिफोर द मोनार्की सिस्टम ऑफ या लुइस 16 के सामने ढेर सारे खर्चे थे। अब खर्चों को देख करके लुइस 16 ने ये डिटरमाइन किया कि हमें टैक्सेस को क्या करना है, इंक्रीज करना है। नाउ वी हैव टू increase taxes. This was decided by the Louis XVI, because Louis XVI would be arrange about all the spendings. जो भी एक्सपेंडिचर था उस एक्सपेंडिचर को उसे मेंटेन करना था। तो अब मैं इसमें आपको ये बताऊंगा, मेन टॉपिक पे हम आते हैं, कि जब भी वो टैक्सेस को इंक्रीज करता था, टैक्सेस को जब भी वो इंक्रीज करता था तो क्या करता था। टैक्सेस को इंक्रीज करने के लिए वह स्टेट्स ऑफ जनरल्स की मीटिंग बुलाता था। स्टेट्स ऑफ जनरल्स में फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट के लोग होते थे। इन फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट के लोगों से ही वो एडवाइज करके इसके बाद टैक्सेज को वो पे करता था, टैक्सेज को वो लागू करता था। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेट में 300 लोग आते थे। देयर आर 300 पीपल इन फर्स्ट स्टेट, 300 पीपल इन सेकंड स्टेट एंड 600 पीपल इन थर्ड स्टेट। देयर इज क्वेश्चन व्हाई 600 पीपल आर इन थर्ड स्टेट, बिकॉज इन थर्ड स्टेट there are so many people. I have given you example in third state, businessmen, traders, farmers and so many. The rest जो भी बचे हुए लोग थे सब थर्ड स्टेट में ही आते थे। So the number of third state is 600 and number of first state is 300 and second state is 300. So we can say that total number of first state, second state and third state is equal to 1200. So the number of third state is more than first state and more than second state. मतलब फर्स्ट स्टेट से भी ज़्यादा इसमें थर्ड स्टेट में है और सेकंड स्टेट से भी। बट देयर वाज डिफिकल्टी, एक समस्या थी। देयर वाज अ ग्रेट प्रॉब्लम। फर्स्ट स्टेट को एक वोट देने का अधिकार था। मतलब जो 300 लोग थे,
उनका ये एज्यूम किया जाता था कि मतलब 300 का जो वोट है वो कितना होगा, 1 होगा। यानी फर्स्ट स्टेट का 1 वोट काउंट होगा, सेकंड स्टेट का 1 वोट काउंट होगा, थर्ड स्टेट का भी 1 ही वोट काउंट होगा। देखिए यहाँ पे आप ये देख पा रहे हैं कि 300 है तब भी 1 वोट उनका है, सेकंड स्टेट में भी 300 है तो 1 वोट है, और 600 है तब भी 1 वोट है। अब ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले ये लोग जो है स्पेशली लुईस XVI के यानी कि राजा के जो है काफ़ी करीबी होते थे, काफ़ी क्लोज में होते थे, तो ये राजा जो चाहता था वही करते थे। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट का एक एक वोट होता था, तो ये 2 वोट इनका हो गया और 1 वोट इनका हो गया, तो हमेशा ये मेजॉरिटी में रहते थे। मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेट जो है वो 2 वोट लेकर के हमेशा थर्ड स्टेट से मेजॉरिटी में रहते थे। यानी वॉट एवर फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट डिजायर्ड दैट विल बी द डिसाइडेड बाय द लुईस XVI। जो भी इनकी इच्छा होती थी लुईस XVI उसी को डिसाइड करता था। तो अब इसमें हम ये देख पा रहे हैं कि लास्ट बार जो है मतलब बिल्कुल लोग इकट्ठा हुए जो है और टैक्सेस को बढ़ाया जाना था। लुईस XVI जो है फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेट को इसने इनवाइट किया, सभी लोग एक जगह बैठे। चूंकि थर्ड स्टेट में ज़्यादा लोग थे तो उसमें 40,000 लेटर्स ग्राइवेंसेज मतलब शिकायतें होता है, तो 600 लोग आए। सबसे आगे फर्स्ट स्टेट के लोग बैठे थे, इसके बाद सेकंड स्टेट के लोग थे, थर्ड स्टेट में जो है 600 लोग थे, और 40,000 लेटर जो है शिकायती पत्र, यानी कि चूंकि बहुत से लोग इसमें थे तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू सीट ऑल दी पब्लिक, मतलब जितने भी लोग थे सभी एक जगह नहीं बैठ सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने लेटर्स में 40,000 लेटर आए थे, उनकी शिकायतें थी, उनकी समस्याएं थी पब्लिक की, तो उन शिकायतों और समस्याओं को ये 40,000 लेटर्स के जरिए भेजा गया राजा के पास कि राजा उनको देखेंगे और पब्लिक की जो समस्या है उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि जब लोगों ने 300 ये फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वालों ने टैक्सेस को बढ़ाने की मांग की, तो थर्ड स्टेट वालों ने वहाँ से वॉकआउट कर दिया, कहा अब ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वहाँ की जो पब्लिक थी फ्रांस की, वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो रही थी। उन्होंने अपने राइट्स के बारे में, उन्होंने इक्वलिटी के बारे में, उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, उन्होंने मोनार्की सिस्टम को हटाने के लिए जो है, और उन्होंने जो विशेषाधिकार था, जो प्रिविलेज मिला हुआ था, उसको हटाने की मांग किया कि कोई भी व्यक्ति जन्म से वो विशेषाधिकार उसको नहीं मिलना चाहिए। ये सही भी है, विशेषाधिकार होना ही नहीं चाहिए, हर व्यक्ति को इक्वलिटी मिलनी चाहिए। ये सारी चीज़ें उनके माइंड में फिट हो गई थी, बिल्कुल भर चुकी थी। और वहाँ के उस समय के जो फिलोसफर्स थे, जैसे कि रूसो हो गए, तो रूसो इत्यादि ने इस चीज़ को लोगों के अंदर ये भर दिया था कि मतलब जैसे रूसो मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है, तो रूसो ने ये बिल्कुल लोगों के दिमाग में ये डाल दिया था कि भाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उनकी जो बुक थी उस बुक में उन्होंने ये समझाया था कि जो भी गवर्नमेंट होनी चाहिए उसका सीधा जो है रिलेशन वो सोसाइटी से होना चाहिए, समाज से होना चाहिए, पीपल से होना चाहिए, पीपल से ही रिप्रेजेंटेटिव जाने चाहिए, पीपल के द्वारा जो वोटिंग होना चाहिए। तो ऐसा उनका मानना था। तो अब लोगों के अंदर ये भावना आ गई थी कि भाई ऐसा है, हम मोनार्की सिस्टम को एबॉलिश करेंगे, मोनार्की सिस्टम को हटाएंगे, विशेषाधिकार को, प्रिविलेज को हटाएंगे। लोगों के अंदर ये भावना आ गई और लोगों ने इसी भावना के अंतर्गत वॉकआउट कर दिया, सदन से वो चले गए। यानी कि जो उस समय फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेट्स ऑफ जनरल्स जो थे, एक जगह जो लोग इकट्ठा हुए थे राजा को परामर्श देने के लिए, वहाँ से थर्ड स्टेट वाले बिल्कुल हट गए। और हटने के बाद वो कहाँ पे जाते हैं? इंडोर टेनिस कोर्ट में जाते हैं, वर्साई में। मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है, इंडोर टेनिस कोर्ट में जाते हैं। और जाने के बाद मिराबियो और अबेसियस दोनों लोगों के लीडरशिप में नेशनल असेंबली का वहाँ पे ऑर्गेनाइज होती है, नेशनल असेंबली वहाँ पे बनाते हैं। स्टूडेंट्स, ये नेशनल असेंबली क्या है? नेशनल असेंबली जो है, जैसे अपने यहाँ आपका पार्लियामेंट है, उसी तरह से उन्होंने ये जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेट का जो स्टेट ऑफ जनरल था उसको उन्होंने नहीं माना। उन्होंने इंडोर टेनिस कोर्ट में वो गए जो है वर्साई में, वर्साई इज अ प्लेस, वहाँ पे गए और जा करके मिराबियो और अबेसियस नाम के दो लोगों ने, मिराबियो कौन थे? देखिए,
फर्स्ट स्टेट से बिलोंग करते थे मिराबियो, लेकिन ये जो है चूंकि नई विचारधारा के थे, तो ये फर्स्ट स्टेट में जो तमाम प्रकार के विशेषाधिकार थे, जो प्रिविलेज मिला हुआ था, उसका इन्होंने विरोध किया, बहुत ज़्यादा इन्होंने विरोध किया। कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, एवरी मैन इज इक्वल, एवरी वन इज इक्वल बिफोर लॉ, हर व्यक्ति कानून के लिए बराबर है, हर व्यक्ति बराबर है, सबको समान अधिकार होना चाहिए, किसी का हमें एक्सप्लॉयटेशन करने का कोई अधिकार नहीं है। तो मिराबियो आ गए लीडरशिप में और अबेसियस आ गए। अबेसियस भी ये सेकंड स्टेट से इनका बिलोंग करते थे। सोचिए ये दोनों लोग जो है आकर के थर्ड स्टेट में आए और इन्होंने लीडरशिप किया, और लीडरशिप करने के बाद इन्होंने नेशनल असेंबली का ऑर्गेनाइजेशन किया, और नेशनल असेंबली में इन्होंने कसम खाया कि हम नेशनल असेंबली को तब तक नहीं भंग करेंगे, तब तक डिस्पर्स नहीं करेंगे, जब तक कि हम मोनार्की सिस्टम को समाप्त नहीं कर देते, जब तक कि हम फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का गठन नहीं कर देते। तो ये लोग नेशनल असेंबली को क्या नाम है कि इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज करने के बाद नेशनल असेंबली में ही इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बातचीत करना स्टार्ट किया कि फ्रांस का एक कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा। इधर ये बातचीत कर रहे थे, उधर गांव में वहाँ की जो कंट्री साइड थी, यानी कि हमने यहाँ विलेजेस लिखा हुआ है लेकिन इसको कंट्री साइड भी आप समझ सकते हैं। तो कंट्री साइड में जो है काफ़ी ज़्यादा टर्मोइल हो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा राइट्स हो रहे थे, दंगे हो रहे थे, दंगे फसाद हो रहे थे। जो गांव में रहने वाले फार्मर्स थे उनको कहीं से ये अफवाह मिली कि ये जो सेकंड स्टेट वाले हैं, स्पेशली जो सामंत हैं, जो लैंडलॉर्ड हैं, उन्होंने कुछ बाहर से कुछ लोगों को बुला रखा है, कुछ डाकुओं को बुला रखा है, कुछ बदमाशों को बुला रखा है, वो सब आएंगे और किसानों की फसल को बर्बाद कर देंगे। ये बात किसानों तक पहुंची, ये एक अफवाह के रूप में उसमें लिखा गया है कि ये अफवाह थी जो है। तो ये अफवाह फैल गई कंट्री साइड में कि ये जो बड़े बड़े क्या नाम है कि लोग हैं, जैसे स्पेशली सामंत हैं, या हम उनको लैंडलॉर्ड भी कह के समझ सकते हैं, तो ये लोग क्या करेंगे कि किसानों की जो फसल पक गई है तो पकी हुई फसलों को ये जला देंगे या उसको लूट लेंगे। ऐसी चीज़ें जो है वो कंट्री साइड में फैल गई। तो कंट्री साइड में फैलने के बाद टर्मोइल स्टार्ट हो गया वहाँ पे, और टर्मोइल के अंतर्गत क्या हुआ कि इन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा जो भी छोटे छोटे किले बनाए गए थे उस पर इन्होंने अटैक कर दिया। किन्होंने, मतलब वहाँ के फार्मर्स ने, लेबर्स ने अटैक कर दिया जो है। और अटैक करने के बाद जो उस समय के लैंडलॉर्ड थे उनको इन्होंने उनके घरों में जो अनाज रखे गए थे उसको लूट लिया, जो भी लूट पाए। इसके बाद जो उनके पास पेपर्स थे, पेपर्स मतलब उनके ज़मीन के पेपर रहे होंगे या जो उन्होंने लोन वगैरह दिया रहा होगा, तो सारे पेपर को उन्होंने जला दिया जो है। इस तरह से ऐसी कंडीशन आई कि जो लैंडलॉर्ड वहाँ के थे, जो वहाँ के लोग थे सेकंड स्टेट के, तो सामंतों ने बिल्कुल वहाँ से देहाती एरिया को छोड़ करके वो वहाँ से माइग्रेट करने लगे, भागने लगे, और इस तरह से चारों तरफ भगदड़ मच गई। और अंत में 4 अगस्त यानी 4 अगस्त 1789 को क्या हुआ कि मोनार्की सिस्टम को, नेशनल असेंबली एक्टिव हो गई और मोनार्की सिस्टम को समाप्त किया कि अब मोनार्की सिस्टम जो है पूर्णतया समाप्त होगा। राजा ने भी, लुईस सिक्सटीन ने भी मान लिया कि वास्तव में जो भी चीज़ें होंगी वो सभी चीज़ें जो है नेशनल असेंबली के तहत होंगी, यानी कि लुईस सिक्सटीन ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, नेशनल असेंबली ही ग्रेट होगी। और इस तरह से मोनार्की सिस्टम को धूमिल किया गया और विशेषाधिकार को भी समाप्त किया जाना था। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों ने इतना पढ़ा और आपने इसको वॉच किया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।